नमस्कार। मालवा की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मालवा की महाभारत इसलिए कि लोकसभा के चौथे चरण के लिए अब प्रचार थम गया है। 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और इस चौथे चरण में मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग होगी और 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में मालवा निमाड़ की सीटें शामिल हैं। 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग होनी है। इसमें इंदौर लोकसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात भी यही है कि इंदौर में 14 उम्मीदवार मैदान में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इस बार मैदान में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन बड़ा सियासी बम फोड़ते हुए अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस खाली हाथ हो गई। अब कांग्रेस वहां पर नोटा पर वोट डालने की अपील कर रही है। लिहाजा आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 6 बजे तक का समय था प्रचार करने का। चूंकि वोटिंग 6 बजे तक ही होती है तो उसके 48 घंटे पहले प्रचार थम जाता है, ये नियम है। इसलिए 6 बजे अब चुनाव प्रचार थम गया है। अब सारे कैंडिडेट्स घर घर जाकर दस्तक देंगे और वोट की अपील करेंगे। बाकी जो चुनावी सभाएं, रोड शो होती हैं, ये अब नहीं होगा। चौथे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मध्य प्रदेश की 8, जो कि मालवा निमाड़ की 8 सीटें शामिल हैं। तो मालवा की महाभारत बड़ी दिलचस्प है। चलिए, तो इस वक्त तमाम सीटों पर किस तरह की स्थितियां हैं, चुनाव प्रचार किस तरह से चला और किन किन दिग्गजों ने मैदान में ताल ठोकी, ताकत पूरी तरह से लगाई, क्या समीकरण बन रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जनता की अब बारी है वोट करने की। लिहाजा बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त रवि सिसोदिया जुड़ रहे हैं इंदौर से, और साथ ही हमारे साथ में अमित वर्मा जुड़ रहे हैं, धार से हमारे सहयोगी हैं, इंद्रेश सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं उज्जैन से हमारे साथ में बात करने के लिए, और प्रतीक मिश्रा खंडवा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बाकी जो सीटें हैं वहां के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रवि आपका रुख करते हैं। इंदौर सीट इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि जिस तरह के समीकरण यहां पर बने कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने ही नाम वापस ले लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि यहां पर नोटा का समर्थन कर किया जाए, नोटा पर वोट दिया जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ लोकतंत्र के खिलाफ उसके लिए। बहरहाल इन सबके बीच में चुनाव प्रचार भी आपने देखा, तमाम दिग्गजों भी यहां पर पहुंचे होंगे। किस तरह से पूरा प्रचार अभियान चला है? देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जब कैंडिडेट कांग्रेस का बीजेपी में शामिल नहीं हुआ था तब तक बात तो 8 लाख पे थी, लेकिन अब जब कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गया है तो यह जो आंकड़ा है उन्होंने 8 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने पूरा जोर नोटा पर दिया है। कांग्रेस ने ये तमाम प्रकार के आरोप लगाए, जिसमें अपहरण सहित से लेकर पुराने मामलों को दबाने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जो बीजेपी में शामिल हुआ है, इसे तमाम आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इंदौर के फैक्टर की हम बात कर लेते हैं तो देखिए 2019 में जब सत्यनारायण पटेल इसी सीट से जब चुनाव लड़े थे सांसद का, तो उन्हें तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जो कि कांग्रेस के परंपरागत वोट माने गए। अब इस बार कांग्रेस का जोर है कि वो परंपरागत तरीके से नोटा पर फोकस कर रही है, नोटा दबाने पर फोकस कर रही है, और कांग्रेस के जितने भी क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में उनको हमेशा बढ़त मिली है, उन क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर यही प्रचार प्रसार किया है। ये देखना लाजमी होगा कि क्या इंदौर शहर में नोटा का एक रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस के समर्थित एरिया हैं, जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं, उनको उस क्षेत्र में कांग्रेस ने सिर्फ प्रचार किया है नोटा का। जिस तरीके बीजेपी ने पूरी स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस का एक पूरा मनोबल खत्म किया है, तो वहीं कांग्रेस ने अब इसे तो रवि, इस तरह से अगर टेक्निकली देखें तो मुख्य मुकाबला अब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में है उनसे है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर मैदान में है। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान किया, उन्होंने कितनी ताकत लगाई है?
देखिए, अगर यहाँ बात की जाए तो क्योंकि इस पर्टिकुलर सीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चुनाव प्रचार वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे बीजेपी और नोटा के बीच में ही है, क्योंकि पब्लिक जो है इसमें काफ़ी जो पब्लिक है, पब्लिक का मूड इसमें काफ़ी एक अलग तरीके का रहा है। जब हमने बीच में कई मार्केट में जाकर अलग अलग एरिया से पब्लिक से बात करने की कोशिश की है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट सीधी तौर पर जिताया था। अक्षय कांति बम नया चेहरा थे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, और जिस तरीके का इंदौर एक बीजेपी का मजबूत गढ़ है, ऐसे में इन सब चीज़ों को करने के बाद चाहे दूसरी पार्टियों की बात कर लें या दूसरे दलों की बात कर लें, वो भी इस चुनाव पर इतना प्रभाव नहीं डाल सकते थे। लेकिन जब इस तरीके के जब पाला बदलने वाली राजनीति हुई तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति पर भी इसका काफ़ी फर्क पड़ा है, और वे जो परंपरागत कांग्रेस के वोट थे वो सीधे तौर पर अब नोटा पर प्रचार करने के बाद में देखना लाजमी होगा कि क्या कांग्रेस उनको नोटा तक लाने में कामयाब रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि इंदौर की राजनीति में कभी लंबे समय तक ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। पूर्व सांसद और लोकसभा अध्यक्ष जो रही हैं यहाँ से इंदौर सीट से, उन्होंने भी कहा था कि उनसे बीजेपी के कई नेता संपर्क में रहे और उनका भी कहना है कि वो इस बार नोटा को ही अपना वोट देंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इन सब के बीच में हमने रवि देखा कि सुमित्रा महाजन जिन्हें ताई कहते हैं, उनकी नाराजगी भी यहां पर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि उन्होंने बकायदा जो है रमेश बिंदालो के लिए उनको नाराजगी भी जाहिर की कि ये जो किया ये ठीक नहीं हुआ। और जो जिस सेंटिमेंट की आप बात कर रहे हैं, चूंकि स्वच्छता के लिए शहर जाना जाता है, अब लोकतंत्र में भी इसी तरह की स्वच्छ छवि पेश नहीं हुई, ये भी एक मैटर। और इसी को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मुद्दा बनाया, नोटा के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। अब कितना असर हुआ ये तो जनता तय करेगी जब 2 दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होगी 13 तारीख को। बहरहाल अब अमित वर्मा का रुख करते हैं। अमित धार से हमारे साथ में है, और धार जो है वो एसटी आरक्षित सीट है। अमित, किस तरह से यहाँ की जंग पूरी तरह से देखें, चूंकि सावित्री ठाकुर को यहाँ से मैदान में बीजेपी ने उतारा है, इनके सामने राधेश्याम मोवेल की चुनौती है, एक नया चेहरा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी दिया। चुनाव प्रचार अभियान भी आपने करीब से देखा, और चूंकि आदिवासी आरक्षित सीट है तो आदिवासी सेंटिमेंट्स भी जाहिर तौर पर यहाँ पर हैं, उनके मुद्दे भी यहाँ पर उठाए गए होंगे। क्या क्या मुद्दे हावी रहे, कौन बड़े नेता पहुंचे, जरा दर्शकों को बताइए। पार्टियां लगातार जो है चुनाव मैदान में डटी हुई थी। प्रचार का अंतिम दिन था और आज चुनाव प्रचार थम चुका है। अमित, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है मुझे, एक बार ठीक कीजिएगा टेक्निकली, उसको दोबारा करते हैं। मैं तब तक इंद्रेश का रुख कर लेता हूं। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ में उज्जैन से जुड़े हुए हैं, उज्जैन के पास का रुख करते हैं, चूंकि उज्जैन भी एससी सीट है, महाकाल है, इसी महाकाल का कहीं ना कहीं इलाका है, तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण सीट बन जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री इसी जगह से आते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी इस सीट पर है। अनिल फिरोजिया यहाँ से मैदान में है और उनके सामने महेश परमार को उतारा है। तो इंद्रेश, क्या किस तरह से पूरा अभियान यहाँ पर देखा, क्योंकि हमने कई रोड शो भी देखे, चुनावी सभाएं भी देखी, कई अहम मुद्दे भी यहाँ पर जिसकी गूंज सुनाई दी, किस तरह से पूरा प्रचार अभियान चलाया गया? जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और उसके बाद में यहाँ पे एक देखा जाए तो उनकी साख पूरी दांव पे लगी है, क्योंकि उनका ये गृह जिला, उनकी विधानसभा इस उज्जैन जिले से आती है। वैसे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र ये पूरा कहलाता है, आलोट जो है रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें चुनाव प्रचार को लेकर तो बीजेपी ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ने कई सभाएं करी, रोड शो करे, हर विधानसभा में अपनी सभा करी। उसके बाद में भी देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार चल ही रहा था। आज सुबह भी मुख्यमंत्री शांतिनगर इलाके में गए, वहां जनसंपर्क किया, लोगों को मतदाता पर्ची बांटी, घर घर जाकर मतदान करने का उनसे अपील करी और कहा कि आप मतदान करेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा होगा। इस तरह की बात मुख्यमंत्री द्वारा की गई और चुनाव प्रचार किया गया। क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, तो इसमें आप देखने में ये आ रहा है कि भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया और कांग्रेस से महेश परमार, जो कि वर्तमान में तराना विधानसभा से विधायक है, दोनों की बात की जाए तो प्रत्याशी का, यदि से प्रत्याशी का ही इसमें देखा जाए तो यहाँ पे महेश परमार ने अकेले यहाँ पे, चाहे वो शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर बात हो, शिप्रा में मिल रहे नाले को लेकर बात हो, या अन्य उज्जैन के धार्मिक मुद्दों की बात हो, विकास मुद्दों की बात हो, तो उसको लेकर महेश परमार ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार करने में। वहीं बात करें भाजपा के जो वर्तमान सांसद हैं, जिन्हें अभी प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने फिर से मौका दिया है, तो अनिल फिरोजिया ने भी अपनी, देखा जाए तो इस पूरे मामले में चुनाव प्रचार करते हुए इसमें मुख्यमंत्री की मदद ली, अमित शाह जी की मदद ली और कई ऐसे बड़े नेताओं की मदद ली। पूर्व सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में नागदा में सभा को संबोधित किया है आज। और वहीं बात करें कि जिस तरीके से सांसद अनिल फिरोजिया
का जो रुख है इस चुनाव प्रचार को लेकर के, उन्होंने मतलब वो घर घर तो नहीं गए हैं, लेकिन बस उन्होंने आम जनता से लेकिन ये विकास जरूर है, मुद्दों जैसे आप पर, बता रहे हैं मुद्दों कि इंद्रेश की भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज यहां पर आए चुनाव प्रचार करने के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी बार बार यहां पर पहुंचे। जाहिर सी बात है कि उनकी साख भी यहां पर जुड़ी हुई है। महेश परमार के समर्थन में क्या कोई बड़ा नेता यहां पर पहुंचा, या अकेले, जैसा आप बता रहे हैं कि महेश परमार ने खुद ही अपने स्तर पर मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्टार प्रचारक कांग्रेस की ओर से महेश परमार को समर्थन के लिए आने चाहिए थे, वैसे नहीं आए। यहाँ पे सिर्फ देखा जाए तो जीतू पटवारी की एक सभा हुई, उसके बाद में तराना में जो है अपने सचिन पायलट की जो है उज्जैन में भी सभा हुई, तराना में भी। और उसके बाद देखा गया तो महेश परमार को आला कमान मतलब कांग्रेस के आला कमान की ओर से स्टार प्रचारक के तौर पे किसी भी तरह का मतलब ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पे देखा जाए तो चुनौतियां कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के सामने ये भी है कि अकेले ही उन्हें मैदान में लड़ना पड़ा। कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर उनके पक्ष में समर्थन में यहाँ पर चुनाव प्रचार करता नहीं नजर आया अनिल फिरोजिया के समर्थन में, जबकि यहाँ पर तमाम दिग्गज पहुंचे, मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए थे। अब ऐसे में जनता की बारी है उनको फैसला सुनाना। एक बार फिर से धार का रुख कर लेते हैं। अमित बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, चूंकि आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही थी। धार में किस तरह की जंग, एसटी आरक्षित सीट है, आदिवासी आरक्षित सीट है, आदिवासी बहुल इलाका है, किस तरह की चीजें? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, धार जो है ये आरक्षित सीट है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां लगातार जो है चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। वहीं आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सावित्री ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोबाइल जो है घर घर दस्तक देकर जो है अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हालांकि अब किसी भी प्रकार की रैली या अन्य चीजों पर जो है वो प्रतिबंध लग चुका है। बावजूद इसके जो है जो जिला प्रशासन भी है उन्होंने भी लगभग तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर दिग्गज नेताओं में भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 7 मई को सभा की थी। इसके बाद जो है बीते कल जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार में धमनोद में रोड शो किया था। इसके अलावा बदनावर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। धार में आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के वीडी शर्मा भी आए थे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कोई भी बड़ा नेता यहाँ देखने को नहीं मिला। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है उनका गृह जिला है और उमंग सिंघार लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं और राधेश्याम मोबाइल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जनता मौन है, वहीं दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जनता मौन है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, चूंकि प्रत्याशियों के बीच में भी अच्छी जंग है और यहाँ पर जमीन पर काम करते हुए नजर आए हैं दोनों ही तरफ से। चूंकि जैसा बताया हमारे सहयोगी ने कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का गृह क्षेत्र है, लिहाजा उन्होंने भी यहाँ पर जमीन पर मेहनत की है अपने प्रत्याशी राधेश्याम मोबाइल के लिए। अब हम प्रतीक का रुख कर लेते हैं। प्रतीक मिश्रा हमारे साथ में खंडवा से बने हुए हैं। खंडवा जनरल सीट है प्रतीक, और यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल, इन दोनों के बीच में ये मुकाबला है। थोड़ा सा महाराष्ट्रियन समुदाय जो है या वहाँ की, उसकी भी इस सीट पर काफ़ी बाहुलता देखने को मिलती है, उसका असर भी देखने को मिलता है, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत का असर भी देखने को मिलता है सीट पर, ऐसा आप बताएंगे बेहतर। तो किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला है प्रतीक, बताइए जरा। देखिए, यहाँ पर खंडवा जो है वो सामान्य सीट है, इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी का कैंडिडेट उतारा है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि ओबीसी वोट बैंक पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। और यदि चुनाव के प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में यहाँ पर रैलियां, सभाएं और रोड शो करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित बीजेपी की जो आला नेता हैं वो यहाँ पर लगातार आते रहे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो हैं उन्होंने यहीं पर डेरा यहाँ जमाए रखा था। और वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है वो थोड़ा सा कमजोर रहा। स्टार प्रचारकों का यहाँ पर कांग्रेस के पास टोटा दिखाई दिया है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ हद तक प्रचार अभियान में जुटे हुए थे, लेकिन कोई बड़ा स्टार प्रचारक खंडवा पे प्रचार के लिए नहीं पहुंचा था। इसके साथ ही यदि हम बात करें दोनों प्रत्याशियों के बाहुबल की, तो यह साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के पास एक बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है, कार्यकर्ताओं का बड़ा फोर्स है। वहीं कार्यकर्ताओं से परेशान जो कांग्रेस है वो अब डोर टू डोर कैंपेन कैसे करेगी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, यह देखने लायक होगा। जी प्रतीक, चूंकि हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दल बदल का सिलसिला बड़ा तेजी से चला, खंडवा में भी क्या इस तरह की कोई बड़ी चीजें आई, कोई बड़ा चेहरा इधर से उधर हुआ?
बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके का दल बदल कांग्रेस में देखा गया था, उसका असर खंडवा में भी रहा। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष इंदल सिंह पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से जो पूर्व महापौर रही हैं अणिमा उबेजा, उन्होंने भी यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के एक लीडर हैं राजू चांदमल जैन, उन्होंने भी यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करने का काम कुल किया मिलाकर था। संकट और जो जब है ये जो पूरे प्रदेश भर में था कांग्रेस पार्टी के लिए, वही यहाँ पर भी था। हालांकि प्रत्याशी मैदान में है, अब सारा जोर हो चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, जनता के द्वार पर पहुंचेंगे और जनता अपना फैसला 13 तारीख को सुनाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बने हुए हैं। बाकी 4 जो सीटें और भी हैं, अब तक हमने 4 सीटों पर चर्चा यहाँ पर की। बाकी 4 सीटें जिसमें खरगोन से हमारे सहयोगी इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और देखते हैं कि बाकी जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों पर किस तरह से चुनाव प्रचार का अभियान चला और जनता वहां पर क्या सोच कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग अब होनी है और उसके लिए चुनाव प्रचार जो है अब से कुछ देर पहले यानी 6 बजे खत्म हो गया। चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। देश भर की कुल 96 सीटों पर इस चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 8 सीटें मध्य प्रदेश की शामिल हैं और ये 8 सीटें मालवा निमाड़ के अंतर्गत आती हैं। लिहाजा इन सीटों पर इसे मालवा की महाभारत के रूप में देखा जा रहा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये जनता यहां पर फैसला करने को तैयार है। इंदौर, मंदसौर, धार, उज्जैन, देवास, रतलाम, खंडवा और खरगोन, ये वो 8 सीटें जहां पर अब इस आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी पहले ही बाहर हो चुके हैं, लिहाजा वहां पर नोटा के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नोटा के लिए पक्ष में वोट किया जाए, चूंकि लोकतंत्र का गला यहां पर घुटा गया, इस तरह के आरोप लगाते हुए। तो कुल मिलाकर ये बात है। और ब्रेक में जाने से पहले हमने इंदौर के साथ साथ धार, उज्जैन और खंडवा, इन सभी पर किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला उस पर बातचीत की। और अब हम देवास का रुख करते हैं। देवास से मोहनीश वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मोहनीश, देवास की जंग को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एससी सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित है और रियासत का असर भी यहाँ की सियासत में देखने को मिलता है। महेंद्र सिंह सोलंकी वर्तमान में भी यहाँ से सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में है। राजेंद्र मालवीय को यहाँ से उतारा है। हमने कई सारे रोड शो देखे कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बाकायदा बैक टू बैक कई सारे रोड शो भी किए। किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला और दोनों ही तरफ से जरा बताइए। देखिए, जो भाजपा से महेंद्र सिंह सोलंकी को दूसरी बार यहाँ मौका मिला है, उसी के साथ में संगठन का भी उनको काफी अच्छा सहयोग मिला है। क्योंकि जिस तरह से देवास शाजापुर लोकसभा की 8 विधानसभा में मुख्यमंत्री का सतत जो रोड शो या उनका प्रोग्राम जारी रहा और 8 विधानसभा में मुख्यमंत्री आए, साथ ही साथ आज फिर आगर मालवा जो एक विधानसभा इसी लोकसभा में है, वहाँ वीडी शर्मा का रोड शो है। बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी की, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है, अन्य कोई दल यहाँ पर अपनी जगह नहीं बना पाया है। तो कांग्रेस से राजेंद्र मालवी जो है, उनका प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं भाजपा के सामने वैसा असर नहीं कर पाया है जिस तरह से भाजपा का यहाँ पर जोरदार प्रचार प्रसार रहा है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जो है पूर्व में जज रह चुके हैं और दूसरी बार 2019 में एक बार उनको मौका दिया था, दूसरी बार अब फिर मौका भाजपा ने उनको दिया है। जिस तरह से उनकी हिंदुत्व की छवि है उसको काफी तेजी से यहाँ पर लोगों ने स्वीकार किया है और काफी ज्यादा संख्या में लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। बात करेंगे यहाँ की रियासत का जो असर यहाँ की सियासत पे है, तो पूर्व में जो मंत्री थे यहाँ पर तुकोजी राव पवार, उनकी वो रियासत के यहाँ महाराज थे और उनका काफी कुछ यहाँ पे राजनीति में हस्तक्षेप हुआ करता था। पर उनके देहांत के बाद अब उनका जो यहाँ पर जो रियासत में अब उनकी जो पत्नी है, जो यहाँ की विधायिका भी है, अब वो उतना असर नहीं कर पाती है। संगठन की एक अलग लाइन पे महेंद्र सिंह को जो सहयोग मिला है उसमें कई और रियासत या कई और हस्तक्षेप जो राजनीतिक होते हैं वो दरकिनार। 2003 में ये सीट अस्तित्व में आई थी परिसीमन के बाद और उसके बाद से लगातार जो भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। महेंद्र सिंह सोलंकी एक बार फिर से मैदान में है, जो कि वर्तमान सांसद भी हैं, और इनके सामने राजेंद्र मालवीय को उतारा है। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर चुनाव प्रचार को अगर कंपेयर करते हैं तो चुनाव प्रचार थोड़ा फीका नजर आता है कांग्रेस का, लेकिन जमीन पर मेहनत जाहिर तौर पर हुई है और फैसला जनता किसके पक्ष में देगी ये देखना दिलचस्प होगा। खरगोन का रुख करते हैं। शशिकांत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शशिकांत, किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला? हमने कल देखा भी कि आप मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे और एक्सक्लूसिव बातचीत आपने की थी। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचे।
बाकी और कौन कौन दिग्गज यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, और खरगोन सीट जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है चूंकि एसटी सीट है, ये भी एसटी आरक्षित सीट है। गजेंद्र पटेल और पोरलाल खड़ते के बीच यहाँ पर मुकाबला है। क्या कुछ देखा आपने? जी मैं बता दूं, शाम 6 बजे बाद जो है यह खरगोन में चुनाव प्रचार का शोरगुल जो है वो समाप्त हो चुका है और अब कल से जो है घर घर जो है प्रत्याशी दस्तक देंगे। यहाँ पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को यहाँ पर मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पोरलाल खड़ते को यहाँ पर जो है टिकट देकर जो है यहाँ पर नौकरी छोड़कर जो है यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी बने और चुनाव मैदान में डटे। लेकिन अगर बात की जाए तो दोनों प्रत्याशी जो है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है दम लगा रहे। लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खरगोन में एक बड़ी विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सेगांव में राहुल गांधी भी जो है पोरलाल खड़ते के समर्थन में यहाँ पर सभा कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सहित जो है खरगोन के विधायक और अन्य जो है विधायक यहाँ पर मैदान संभाले हुए हैं। कई कांग्रेस की ओर से अगर बात की जाए तो खरगोन के पूर्व विधायक रवि जोशी जो है सहित यहाँ पर 5 जो है कांग्रेस के विधायक उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया। लेकिन जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास बड़ी फौज है और कांग्रेस के पास जो है आदिवासी अंचल होने के कारण जो है कार्यकर्ताओं की इसमें कमी देखी गई। यहाँ पर न तो उनका प्रचार प्रसार अधिक देखा गया, लेकिन जमीनी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के उम्मीदवार का कहना है कि यहाँ पर जो है हमारा जमीनी कार्यकर्ता मजबूत है। ठीक है, जमीनी कार्यकर्ता मजबूत है और उसी के दम पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैदान में है। हालांकि राहुल गांधी ने यहाँ पर पोरलाल खड़ते के समर्थन में एक जनसभा की है और बाकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, जैसे कि सारी सीटों पर हो रहा है। और विवेक पटैया का रुख कर लेते हैं। विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक मंदसौर में सेवाएं देंगे, खासतौर पर इलेक्शन कवरेज के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि जनरली आप इनको भोपाल से देखते हैं। तो विवेक, मंदसौर की सियासत में चूंकि चुनाव प्रचार अभियान हमने देखा, किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला और बड़ी दिलचस्प यहाँ पर भी जंग है। तो सुधीर गुप्ता और दिलीप सिंह गुर्जर आमने सामने हैं, किस तरह से पूरा अभियान चला, जरा बताइए। देखिए हितेश जी, मंदसौर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रही है। एक बार जरूर मंदसौर लोकसभा से मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीती थी और उसके बाद और उसके पहले भी यदि हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी मंदसौर लोकसभा में अपना झंडा फहराती नज़र आई है। और इस बार जो है मुकाबला फिर से जो है सुधीर गुप्ता और दिलीप गुर्जर के बीच में है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार मीनाक्षी नटराजन चुनाव मैदान में नहीं है, उनकी जगह पे दिलीप गुर्जर चुनाव मैदान में है। मंदसौर लोकसभा के लिए हम गणित की बात करें तो सब मतदाताओं के लिहाज से एक बड़ी लोकसभा है। 23 लाख से अधिक वोटर है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि अमूमन हमने देखा कि मतदाताओं की संख्या जो है लोकसभा क्षेत्र में वो 18 लाख, 19 लाख, 15 लाख इस तरह की होती है, लेकिन मंदसौर लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा है जहाँ पर 23 लाख से अधिक मतदाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि 70-75% तक यदि मतदान हो गया तो जो जीत हार का जो आंकड़ा है उसमें भी काफ़ी जो है तब्दीली होगी। दूसरी तरफ यदि मंदसौर लोकसभा की बात करें तो दिलीप गुर्जर को कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर वोटों के लिहाज से टिकट दिया, तो वहीं सुधीर गुप्ता को वर्तमान सांसद होने के नाते एक बार फिर जो है बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, वीडी शर्मा की बात करें या फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, लगातार जो है मंदसौर में सक्रिय रहे, मंदसौर में चुनावी सभाएं की है और मंदसौर में जनता के बीच जाकर जो है उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी। बिल्कुल, और अब जनता क्या सोचती है, ये जनता 13 तारीख को सुबह जब से 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी तब से बाहर निकलेगी और अपना फैसला सुनाएगी। हमारी संवाददाताओं की पूरी फौज, पूरी टीम इन 8 सीटों पर कवरेज करने के लिए दिन भर तैयार रहेगी। IBC 24 भी पल पल का अपडेट, जैसे कि अब तक के 3 चरणों में हमने दिया है, इस चरण में भी देंगे। फिलहाल हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया इन 8 सीटों की पूरी कहानी और पूरी दास्तान आपके सामने रखने के लिए कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला, दोनों ही पार्टियों की तरफ से किस तरह से ताकत यहां पर झोंकी गई। और अब जनता की बारी है, जनता अपना फैसला सुनाएगी 13 तारीख को वोटिंग, और IBC 24 आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।